आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। तो फटाफट से वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे या जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और उस हिसाब से हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगर आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इकोनॉमिक प्लेलिस्ट या फिर इंडियन इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में जाकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। प्रश्न क्या है? जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। आपके ऑप्शन है 5, अगला है 3, फिर 7, फिर 13। तो दोस्तों जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7। कौन सा स्थान है? 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम जीडीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। प्रश्न क्या है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक जिस राज्य में है वो है केरल। तो आपके ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी। टू बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इंडियन विजन 2020 क्या है। प्रश्न क्या है कि इंडियन विजन 2020 क्या है। आपका ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। अगला है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र। तीसरा वित्त आयोग द्वारा 2020 तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिया जाने वाला सहायता का वितरण पत्र, या फिर कोई इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इंडियन विजन 2020 जो है वो योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी कब आरंभ हुआ था। प्रश्न क्या है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1951, 2 अक्टूबर 1951 या 2 अक्टूबर 1952। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। तो दोस्तों भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। तो आपके ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्य कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देना तथा स्वीकृति प्रदान करना। अगला है राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना। तीसरा है योजना आयोग को परामर्श देना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, माफ़ कीजिएगा शायद मैंने कुछ और ही बता दिया था। तो एनडीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
कॉरपोरेशन, शायद मैंने बता दिया तो माफ़ी चाहता हूँ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? तो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देना और स्वीकृति प्रदान करना, राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय से पहले मूल्यांकन करना, योजना आयोग को परामर्श देना और उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि ट्राइसम कार्य किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से, रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तो ट्राइसम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो क्या है दोस्तों, ये ग्रामीण युवकों से संबंधित है और ये स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने के बावजूद राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन अभी भी क्यों किया जा रहा है? इसका मुख्य कारण है। आपके ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से ही निवेशित पूंजी की विशाल मात्रा को पोषित करने की आवश्यकता है, बाजार अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उद्योग और वाणिज्य तक ही सीमित है, कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है, एक संवैधानिक आवश्यकता है। अगला है 5 साल के संयंत्र बाजार के अनुकूल फैशन में अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य करना जारी रख सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। तो दोस्तों 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने के बावजूद राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन अभी भी क्यों किया जा रहा है? इसका मुख्य कारण जो माना जाता है वह है 5 साल के संयंत्र बाजार के अनुकूल फैशन में अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य करना जारी रख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्रिकल डाउन प्रभाव को रोका है? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्रिकल डाउन प्रभाव को रोका है? पहला क्या है? खरीदे गए इनपुट और निजी तौर पर प्रतिबंध सिंचाई पर कृषि की बढ़ती निर्भरता। बिल्कुल सही है। अगला है बड़े भूमिकारक किसानों द्वारा श्रम का अधिकार रोजगार, नई तकनीक के कारण कृषि कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी और हरित क्रांति की विफलता। तो दोस्तों आपके पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। तो पहला तीसरा कहाँ पे? सी पे दिया हो, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं वे न्यूनतम निर्धारित खाद्यान्न पाने के हकदार हैं, उन्हें वर्ष में निर्धारित न्यूनतम दिनों के लिए काम मिलता है, वे कृषि मजदूर परिवार अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक समूह से संबंधित हैं, उनकी दैनिक मजदूरी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है। तो दोस्तों भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वह न्यूनतम निर्धारित खाद्यान्न पाने के हकदार हैं। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आपके ऑप्शन है IMF, अगला है WTO, तीसरा है IBRD, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसका वार्षिक प्रकाशन है वो है IBRD। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही दोस्तों? क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर हिंदी में इसको जानना है तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें दीर्घ पलायन कर जाने की प्रवृत्ति कहलाती है, यानी ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें दीर्घ पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, गर्म मुद्रा या फिर दुर्लभ मुद्रा। तो दोस्तों, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वो होती है गर्म मुद्रा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं और आप चैनल पे नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता है दोस्तों, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आर ओ या आर ओ के एग्ज़ाम हो, इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लेकर आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। आगे का प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि वैश्वीकरण की नीति के किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ? प्रश्न क्या है? वैश्वीकरण की नीति के किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण की नीति के किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? तो क्या है दोस्तों, वैश्वीकरण के नीति के जिस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है वो है कृषि क्षेत्र। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी सरकारें या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उदारीकरण का अर्थ है। प्रश्न क्या है? उदारीकरण का अर्थ है, आपके ऑप्शन है अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना, विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था को खोलना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उदारीकरण का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है देशों के बीच तीव्र तालमेल, देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, आयात पर कर बढ़ाना, देश के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से जो वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है वो है आयात पर कर बढ़ाना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। प्रश्न क्या है? वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। ऑप्शन है उत्पादों में पहले से कम प्रतियोगिता, उत्पादों में पहले से अधिक प्रतियोगिता, उत्पादों में कोई प्रतियोगिता नहीं, चौथा है उच्च शक्ति का एकाधिकार। तो वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होगा? उत्पादों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है। भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है। आपके ऑप्शन है गुजरात स्टेट,
फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेट लिमिटेड। तो भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ऑप्शन क्या है? डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना के कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नीति एक अंग है, वर्तमान में इसका कोष 4 लाख करोड़ रुपए का है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है, तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों राष्ट्रीय निवेश और संरचना के कोष के संदर्भ में जो कथन सही है वो है इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि वर्तमान में इसका जो कोष है राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष वो है 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, और बैंकिंग सॉल्यूशन शब्द कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके पहला कथन है, यह बैंक की शाखाओं का एक नेटवर्किंग है जो ग्राहकों को बैंक के नेटवर्क पर किसी भी शाखा से अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाता है, भले ही उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोला हो। अगला है, यह कंप्यूटरीकरण के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। अगला है, यह एक विस्तृत प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा विशाल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों वाले बैंकों को दूसरे बैंक द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों केवल पहला कथन ही यहाँ पर क्या है? राइट है। तो पहला कथन राइट है, तो केवल पहला हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? आपके ऑप्शन है, संसाधन संपन्न लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश के आनुवंशिक संसाधनों का दोहन, विकास परियोजनाओं की योजना कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों पर विचार नहीं किया जाना। दोस्तों प्रश्न क्या है कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग शब्द कभी कभी समाचार में किस संदर्भ में देखा जाता है? कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाना। तो आपके ऑप्शन क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है, निवेशकों को वितरित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जमा राशि से प्राप्त ब्याज आय को कर से छूट दी गई है लेकिन लाभांश कर योग्य है। अगला कथन है, इन्वेस्ट को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2000 के अंतर्गत उधारकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन एक और कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि पहला कथन आपका गलत है और दूसरा कथन आपका सही है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नसबंदी का हिस्सा मानी जाती है? पहला है खुले बाजार परिचालन का संचालन करना, निपटान और भुगतान प्रणाली की निगरानी, केंद्र तथा राज्य सरकार के ऋण और नकदी प्रबंधन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का विनियमन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, खुले बाजार परिचालन का संचालन करना। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बाजारों पर विचार करें। सरकारी बॉन्ड बाजार, काल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल बाजार, शेयर बाजार। उपयुक्त में से कितनी पूंजी बाजार में शामिल है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत सरकार नाइजर गुजोइट्स इप्सिनिका के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। नाइजर की खेती खरीफ फसल के रूप में जानी जाती है। भारत में कुछ आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए नाइजर बीज के तेल का उपयोग करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित बाजारों पर विचार करें। पहला है सरकारी बॉन्ड बाजार, काल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल बाजार, शेयर बाजार। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी और प्रश्न की तरफ देखने लग गया था। तो निम्नलिखित बाजारों पर विचार करने का ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल काल मनी मार्केट। तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार नाइजर के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। नाइजर खेती खरीफ फसल के रूप में जानी जाती है। भारत में कुछ आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए नाइजर बीज के तेल का उपयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगी केवल तीनों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला और लास्ट प्रश्न है, वित्त के संदर्भ में बीटा शब्द का तात्पर्य है। विभिन्न प्लेटफॉर्म से एक परिसंपत्ति की एक साथ खरीद और बिक्री की प्रक्रिया, जोखिम बनाम लाभ को संतुलित करने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन की निवेश रणनीति, एक प्रकार का प्रणालीगत जोखिम जो तब उत्पन्न होता है जो पूर्ण हेजिंग संभव नहीं करता है, एक संख्यात्मक मान जो समग्र शेयर बाजार में परिवर्तन के लिए किसी शेयर के उतार चढ़ाव को मापता है। आपके ऑप्शन हो जाएगा जोखिम बनाम लाभ को संतुलित करने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन की निवेश रणनीति है ये। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो फटाफट से वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।